बच्चों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ आपके सामने क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परीक्षा का समय बहुत कम बचा है और सभी बच्चों को ये समस्या आ रही है कि हम प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। तो कक्षा 11वीं और 12वीं में प्रोजेक्ट सही तरीके से कैसे बनाएं, इससे संबंधित आज मुख्य बिंदु लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। यह समस्या सभी बच्चों को आ रही है। अब आर्ट्स के सभी विषयों में 20 अंक का प्रोजेक्ट है। यदि हम अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो 20 नंबर में से 20 नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के नंबर से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। एक अच्छे प्रोजेक्ट में क्या गुण होना चाहिए या प्रोजेक्ट की फाइल कैसे बनाना चाहिए जिससे कि हम पूरे 20 में 20 अंक प्राप्त कर सकें? क्योंकि आर्ट्स के सभी विषयों में अब हमको 20-20 अंक का प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो यही हमारे मन में आ रहा है कि प्रोजेक्ट आखिर बनवाया क्यों जा रहा है? प्रोजेक्ट कार्य का जो उद्देश्य होता है मुख्य, वो किसी भी मतलब वस्तु है या टॉपिक है, उस पर हम स्वयं अपने अनुभव से कुछ सीख सकें। प्रोजेक्ट बनाने से हम एक व्यवस्थित तरीके से अर्थशास्त्र की जो कठिनाइयाँ हैं, वो उससे परिचित हो सकेंगे। हम में तर्क शक्ति विकसित हो सकती है। जब हम स्वयं अपना प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हमको किसी भी समस्या का समाधान किस तरह से ढूँढना है। सोच समझकर करने से हम स्वयं का दृष्टिकोण भी विकसित करने के योग्य बन जाते हैं। जब कोई कार्य हमें सौंप दिया जाता है करने के लिए, तब हम उससे संबंधित बहुत सारी अवधारणाओं को विकसित कर लेते हैं। और जब हम कोर्स का पढ़ रहे होते हैं, तो जो पुस्तक में दिया है या जो हमारे शिक्षक बताते हैं, हम केवल वहीं तक सोच पाते हैं। परंतु जब हमको किसी एक टॉपिक पर प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, तो फिर हम उस पर अच्छी तरह से रिसर्च करने के योग्य हो जाते हैं और हमको क्यूरियोसिटी होती है कि इस बिंदु पर हम और क्या-क्या चीज़ों को समाहित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एक प्रोजेक्ट का कार्य है, वो हमारी समझ को बढ़ाने और कोऑर्डिनेट करने का कि हम उसको किस तरह से प्रेज़ेंट करेंगे, इसलिए हमको स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाता है। प्रोजेक्ट बनाने के कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं जो सीबीएसई बोर्ड के अनुसार हैं। प्रोजेक्ट में नकल नहीं करना चाहिए, है ना? हमको किसी बच्चों की, अपने साथी सहपाठियों की हमको प्रोजेक्ट की नकल नहीं करना है। आप कोशिश करें कि वो आपकी भाषा और विचार को शामिल करें और अपने शब्दों में लिखें। अर्थात छात्र को अपना मूल्य कार्य ही प्रस्तुत करना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिंटेड ना हो, केवल हाथ से लिखी जानी चाहिए। गाइडलाइन के अनुसार प्रोजेक्ट की जो शब्द सीमा दी हुई है, वो 3500 से 4000 शब्द हैं। ये तो सीबीएसई की गाइडलाइन है। अर्थात यदि एक पेज में 100 शब्दों लिख रहे हैं आप एक पेज में, तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट कोशिश करें कि 35 से 40 पेज के अंदर हो जाए। कुछ कम भी हो सकता है, कुछ अधिक भी हो सकता है। परियोजना जो है आपको इंटरलीफ पर किया जाना चाहिए। इंटरलीफ पेपर मतलब जो फाइल जो हो आपकी, वो एक तरफ प्लेन पेपर हो और दूसरी तरफ लाइनिंग वाला पेपर हो, है ना? अब इसके अंक विभाजन का भी आपको पता होना जरूरी है, जिससे कि आप उसके महत्व को समझ सकें। इसमें दिया हुआ है विषय की प्रासंगिकता। ऐसे टॉपिक का चुनाव करना चाहिए जिससे हम सिलेबस को भी कर सकें या वर्तमान स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसे टॉपिक का भी हम चुनाव कर सकते हैं। जो आपका विषय है, टॉपिक है, उस पर आपको कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक। इसी प्रकार है, आप अपने प्रोजेक्ट में कितना शोध किए या रिसर्च किए, ये आपके प्रोजेक्ट की फाइल को देख के शिक्षक को समझ आ जाता है कि आपने उसमें कितनी मेहनत की है। उस पर आपको कितने अंक प्राप्त होंगे? 6 अंक। इसके बाद है हमारा प्रस्तुतिकरण तकनीक। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है? प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि आप पूरे अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिखने के तरीके, उसका साफ सुथरा पेज या उसको किस तरह से आपने डेकोरेटिव किया है,
डेकोरेटिव का मतलब ऐसा नहीं है कि आप इतना ज़्यादा सजाने में अपना टाइम वेस्ट करो। सुंदर हो, आकर्षक हो, तो उसमें आपके प्रस्तुतिकरण में आपको कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक। और ये है आपका महत्वपूर्ण बिंदु, मौखिक परीक्षा, या इसको हम क्या कहते हैं? वाइवा। वाइवा में 8 अंक हैं। ये जो आपको 8 अंक मिलते हैं, जो आपका वाइवा होता है, ये आपके प्रोजेक्ट से संबंधित ही होता है। जैसे आपने यदि बजट पर प्रोजेक्ट बनाया, तो आपसे जीएसटी से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो वाइवा होगा वो आपके फाइल से संबंधित होगा, आपके जो विषय है उसी से संबंधित प्रश्न होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में आपको पूरी तरह से ज्ञान हो, क्योंकि जब आपने खुद फाइल बनाई होगी तो आप उसके एक-एक बिंदु से परिचित होंगे। तो एक आप अच्छा वाइवा प्रस्तुत कर पाएँगे। टॉपिक का चयन। ये जो टॉपिक का चयन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप अपने शिक्षक या सहपाठियों के सलाह से ले सकते हैं, या आपको कौन-सा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जिसमें आपको करने में एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि नहीं इसमें कुछ अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह के आप टॉपिक ले सकते हैं। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विषय का चयन कर सकते हैं, या आप अपनी सिलेबस के किसी भी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की लिस्ट दी है, जैसे भारत में लघु उद्योग, भारत में रोजगार की स्थिति, मानव विकास सूचकांक, स्वयं सहायता समूह, सरकारी बजट एवं उसके प्रकार, जीएसटी, विनिमय दर, डिजिटल इंडिया, भारत में विनिवेश की नीति, है ना? या फिर आप इन बिंदुओं के अलावा भी आपको अपनी बुक से संबंधित यदि कोई टॉपिक बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं, जिससे आपकी दोनों तैयारी हो जाएगी। कम से कम सिलेबस के उस टॉपिक की आप बहुत अच्छे से मतलब तैयारी प्रोजेक्ट के साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार ये लिस्ट मैंने इंग्लिश में भी दे दी है कि यदि इंग्लिश के बच्चे हैं तो उनको भी ये टॉपिक अपना सेलेक्ट इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यदि आप कक्षा 11वीं के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए भी वही नियम है कि आप अपनी बुक से, सिलेबस की बुक से आप कोई भी टॉपिक चयन कर सकते हैं, और कुछ टॉपिक तो कॉमन टॉपिक होते हैं, चाहे वो 11th के बच्चे हों या 12th के बच्चे हों। ग्लोबल वार्मिंग जैसे आधारिक संरचना है, स्व-सहायता समूह है, ये 11th के बच्चे भी बना सकते हैं, 12th के बच्चे भी बना सकते हैं। परिवारों के बीच उपभोक्ता जागरूकता का बदलाव, सहकारी समिति है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत का व्यापार है, या हम क्या ले सकते हैं टॉपिक, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कृषि की स्थिति, या हरित क्रांति। तो आप अपनी बुक का को अच्छे से एक बार पलट लीजिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी किसी भी अच्छे टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो उस पर आप अपने शिक्षकों की सलाह लीजिए और आप उस पर एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको कुछ कवर पेज दिए हैं कि आप इससे आइडिया लेकर अपने फाइल के पेजेस को सजा सकें, कम समय में सुंदर और आकर्षक बना सकें, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कुछ पेपर के यहाँ डिज़ाइन मैंने बताया है, इससे आइडिया लेकर आप कुछ अपना क्रिएशन से पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात और है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाएं, तो कोशिश करें कि पूरा प्रोजेक्ट एक ही पेन से बनाएं। एक ही पेन से बनाएं और अक्षर बहुत सुंदर और साफ सुथरा होना चाहिए। और प्रोजेक्ट सीधे आप मेन फाइल पे ना बनाएं, आप इसके पूर्व आप पहले सारा टॉपिक जितने भी हैं वो आप रफ पेपर पर पहले अपना कर लें, और कोशिश करें कि आप एक टाइम में बैठकर फाइल को, मेन जो कवर फाइल है और फाइल है, उसको एक बार के बैठने में आप पूरा कर सकें, क्योंकि यदि आप एक एक टॉपिक एक एक बार बैठ कर कर रहे हैं तो वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपका जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी भी विषय की फाइल आपको कैसे बनाना है, यह बताने के लिए मैंने एक सैंपल फाइल इसमें बनाई है। यदि आप इससे आइडिया लेके आप अपने सभी विषय की फाइल को, पूरा प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। मैंने यहाँ इकोनॉमिक्स का टॉपिक जीएसटी लिया है, तो आप सबसे पहले जो पेज होगा उस पे आप विषय लिखेंगे और अपना टॉपिक लिखेंगे।
इसके बाद आप छात्र का नाम है, इसका प्लेस चेंज कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि जो आपका कवर पेज हो वो सबसे सुंदर और अट्रैक्टिव हो, जो सबसे ऊपर का पेज है। इसमें आप अपना कक्षा लिखें, रोल नंबर लिखें, सत्र लिखें, जैसे अभी 2020-21 है, आप अपने स्कूल का नाम लिखें। और ये जो रोल नंबर है, ये यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस पर आप जगह अभी छोड़ दें। जब आपका बोर्ड का नंबर आएगा, रोल नंबर आएगा, तब आप इसमें अपने एग्ज़ाम का रोल नंबर डाल दीजिए। ये जो प्रस्तावना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है पुस्तक का। जिस तरह की एक फ़िल्म जब आप देखते हैं और फ़िल्म का ट्रेलर देखते हैं, उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ़िल्म में क्या है, या जो फ़िल्म है वो किस विषय में है और कैसी होगी। प्रस्तावना भी एक तरह से ये पता चल जाता है हमको कि इस टॉपिक में क्या है, इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या है। प्रस्तावना किसी लेख का आरंभिक भाग है, जिसमें हमको पूरी रचना के बारे में संक्षिप्त और पूर्व परिचय दिया जाता है। प्रस्तावना वह कथन है जिस पर जिसको हम पढ़कर यह पता कर सकते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं वो किस टॉपिक में किए हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जो प्रस्तावना है, जो जो विषय आपने चयन किया है, उसका जो संक्षिप्त परिचय है वो आप इसमें आकर्षक तरीके से ज़रूर दीजिए। इसके बाद आता है हमारा आभार। हम अपने जितने भी शिक्षक और सहपाठी या पेरेंट्स का यदि हमने सहयोग लिया है प्रोजेक्ट बनाने में, तो हम यहाँ पर उनके लिए क्या व्यक्त करते हैं? आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने टॉपिक की अब हेडिंग के पेज पे चले जाएँ। ये हमारा जो मैंने जो लिया है आज आपको समझाने के लिए, वो जीएसटी लिया है। वस्तु एवं सेवा कर, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाज़ार। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जीएसटी लें, इसकी जगह में आप जो टॉपिक लेंगे, उसकी हेडिंग का आप सबसे पहले एक कवर पेज बनाएँगे। विषय सूची, अनुक्रमणिका या इंडेक्स, ये आपकी फाइल का या किसी भी पुस्तक का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें 3 कॉलम हमें बनाना है। पहला है क्रम संख्या, सीरियल, उपशीर्षक और पेज नंबर। पेज नंबर में आपने जिस पेज पे ये जो इंडेक्स बनाएंगे, ये आखिरी में ये पेज लगाएंगे जब आपकी फाइल बन जाएगी। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये जो पेज की नंबरिंग है, वो आप इस पेज के बाद से शुरू करेंगे। जैसे ही आपका परिचय वाला, अभी इसके पहले मैंने जितने पेजेस लगाने कहे हैं, उसमें आप पेज की नंबरिंग नहीं करेंगे। इस पेज के बाद आप जितने भी पेजेस लगाएंगे, उनमें आप पेज की क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो जब आपकी फाइल पूरी बन जाएगी, इसके बाद आप नंबरिंग करिए और उस नंबर को फिर आप किस में डालेंगे? इंडेक्स की सूची पे। हमेशा जो पहला पेज होगा वो आपके विषय वस्तु के परिचय से संबंधित होगा, और जो आपका अंतिम टॉपिक होगा वो टॉपिक का क्या होगा? निष्कर्ष होगा। बीच में ये जितने भी बिंदु आएंगे, ये आपके विषय वस्तु के होंगे, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है। चूंकि मैंने जीएसटी लिया है, इसीलिए मैंने जीएसटी से संबंधित जितने भी ऑप्शन थे, ये इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने ही विषय के सब टॉपिक का चयन करें। परंतु ध्यान देने वाली बात यहाँ यही है कि ये जो आपका ये जो इंडेक्स वाला जो नंबर है, ये आप फाइल पूरी होने के बाद करिए। क्योंकि यदि आप शुरू में नंबरिंग कर देंगे, तो हो सकता है कि पेज संख्या क्या हो जाए? आपकी गड़बड़ हो जाए। आप टॉपिक शुरू करने के पहले सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपने टॉपिक का संक्षिप्त परिचय देंगे। आप कभी भी पुस्तक पढ़ते हैं तो देखते हैं, कोई भी जो पाठ है वो शुरू होने के पहले उस पाठ से संबंधित एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ ज़रूर देता है। तो आप भी अपने टॉपिक का जो संक्षिप्त परिचय है उसको आप सबसे पहले पेज में करिए। इसके बाद जैसे मैंने लिया है कि कर क्या है? तो कर क्या है? कर से संबंधित जो मैटर है, क्योंकि जीएसटी एक कर है, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि वास्तव में कर क्या होता है। तो कर का हम संक्षिप्त परिचय देंगे, और इससे संबंधित यदि चित्र हैं आपके पास, तो आप इस पेज पे आप उसके से संबंधित चित्र लगा सकते हैं। यदि आपके पास छोटा चित्र है,
तो आप इसकी बाउंड्री को क्या कर सकते हैं, केवल ज़रूरी नहीं है, मैंने तो आपको ये सिर्फ बताने के लिए 2-2 चित्र लिए हैं। हो सकता है कि आप एक पिक्चर भी लगा सकते हैं। इसके फ़ोटो फ्रेम को सजा दीजिए, कुछ इस तरह से, कुछ डिज़ाइन बना दीजिए। यदि आपके पास कोई छोटा पिक्चर है, आप एक ही पेज लगाइए और इस पिक्चर को कुछ इस तरह से फ्रेम बना के सजा सकते हैं। फिर मैंने लिया कर के प्रकार। मैंने यहाँ दिखा दिया डायरेक्ट टेक्स्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टेक्स्ट। ये चित्र ही सब कुछ बता दे रहा है। जो चित्र का चयन करें वो इस तरह से करें जो विषय वस्तु से संबंधित हो, क्योंकि आपका जब वाइवा होगा तो यह भी पूछा जा सकता है कि आखिर आपने ये चित्र क्यों बनाया। यहाँ चित्र में ये बता रहा है कि प्रत्यक्ष कर में ये बता रहा है कि ये जब व्यक्ति स्वयं जमा करता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर इस पर लगाया गया, इससे वसूला गया, किसी और पे लगाया गया, किसी और से जमा कराया गया। इस तरह से अप्रत्यक्ष कर जब व्यक्ति स्वयं नहीं देता, किसी और के माध्यम से कर देता है, वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर। तो इस तरह से ये कौन-कौन से अप्रत्यक्ष कर होते हैं, तो आप भी इसको सुंदर तरीके से ये जैसे चित्र बनाया है, सारे करों को इस तरह से अप्रत्यक्ष कर और इससे संबंधित जितने कर होते हैं, इनको आप अपने खुद के, ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर आप काट के चिपकाएँ। इनको आप अपने कलर्ड पेन से भी आप दिखा सकते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। जीएसटी क्यों? जीएसटी क्यों? जीएसटी की आवश्यकता क्यों हुई? सबसे बड़ी बात तो ये थी, हमारे देश में जीएसटी के पहले बहुत सारे कर लगते थे, बहुत सारे करों को मिलाकर केवल एक कर दिया गया, जितने लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को खत्म करके एक कर लागू किया गया, जीएसटी। क्यों किया गया? जिससे कि हमारे पूरे देश में केवल एक कर प्रणाली हो। इससे संबंधित और आप बातें यहाँ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ चित्र लिया है, मोदी जी ने चूंकि जीएसटी शुरू किया है, यहाँ लिखा है वाई जीएसटी। जीएसटी क्यों? जीएसटी क्या है? अब आप क्या लिखेंगे, जीएसटी क्या है? इसके बाद जीएसटी से संबंधित जो हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया, किस तरह से जीएसटी लागू की गई। इसके बाद हम ले आएंगे जीएसटी के प्रकार। ये जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी आप यहाँ पे जैसे मैंने चित्र में दिया है, इसको भी आप अपने पेंसिल पेन से अट्रैक्टिव तरीके से बना सकते हैं। जीएसटी के जितने, जैसे आपके पास ये 4 जीएसटी हैं, इनसे संबंधित आप कोई भी 1-2 बिल लगा सकते हैं। आप कभी भी सामान खरीद के लाते हैं, तो अभी तक आपने बिल में ध्यान नहीं दिया था। तो आप इस तरह के 1-2 बिल लगा सकते हैं, जिससे वो आपकी फ़ाइल और बहुत वास्तविक लगे और देखने वाले को भी लगे कि नहीं, बच्चे ने बहुत मेहनत की है। जीएसटी की टैक्स सीमा। जीएसटी अलग-अलग वस्तुओं पे अलग-अलग दर से लगता है, तो हम इसका भी चार्ट बना सकते हैं। और इसके जैसे अलग-अलग वस्तुओं पे है, तो मैंने ये 2 तरह के चित्र लिए हैं यहाँ पे। जीएसटी की टैक्स सीमा यदि 0% है, तो किस पे 0% लगता है? यदि और मैंने बीच के उदाहरण नहीं लिए हैं, जैसे 18% है, 6% है, तो आप इस तरह से अलग-अलग पेज में अलग-अलग दर से किन वस्तुओं पे लगते हैं, उन वस्तुओं का चित्र यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे जीएसटी की टैक्स सीमा 28% पे ये ब्रांडेड कपड़े आते हैं, 5 स्टार होटल आते हैं, या जैसे कार है, इस तरह की चीज़ों को आप चित्र यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद है जीएसटी की विशेषता। जीएसटी की विशेषता क्या-क्या है? ये बहुत व्यापक कर है। जीएसटी की सबसे बड़ी जो खासियत है वो क्या है? जीएसटी फाइलिंग प्रोसेस सिंप्लीफाइड, यानी जो जीएसटी कर है उसको भरने के लिए आपको कहीं चक्कर नहीं लगाना है। जीएसटी का जितना भी काम होता है वो सभी इसी साइट पे होता है। आपको यदि रजिस्ट्रेशन करना है, फाइलिंग करना है, पैसे जमा करना है, तो वो सारी चीज़ें इस पर हो जाती है। तो जीएसटी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है। जीएसटी से हमको क्या-क्या लाभ हो रहे हैं? हमारा व्यापार आसान हो रहा है, कोई टैक्स की चोरी नहीं हो रही, हम आसानी से फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ उदाहरण से हम ये भी बता सकते हैं कि ये जीएसटी बेहतर है। पुरानी जो कर प्रणाली है उससे जीएसटी किस प्रकार से बेहतर है? आप यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगा सकते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्ष भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप इस पूरे बिंदु से आपने क्या सीखा?
जीएसटी के क्या फ़ायदे थे, जीएसटी के क्या नुकसान हैं और जीएसटी आने से हमारे देश में क्या-क्या सुधार हुए। तो आपको इसको बहुत सटीक तरीके से और संक्षिप्त विवरण आपको ज़रूर देना है। इसके बाद ये जो हमारा लास्ट पेज होगा, ये किससे संबंधित होगा? संदर्भ ग्रंथ से। आपने ये जितना प्रोजेक्ट तैयार किया है, ये किस किस पुस्तक से तैयार किया है? जैसे आपने एनसीईआरटी की पुस्तक से यदि आपने प्रोजेक्ट बनाया है या आप अन्य पुस्तकों का सहयोग लिया है, तो आप उन पुस्तकों का भी नाम लिख सकते हैं। आपने समाचार पत्र की पेपर कटिंग लगाई है यदि यहाँ पर, या इंटरनेट का सहारा लिया है। जिन जिन चीज़ों से आपने सहायता ली है इस प्रोजेक्ट की, उन पुस्तकों या उन साइट लिंक का आपको यहाँ पे ज़रूर देना है। ये आपका क्या है? संदर्भ ग्रंथ है। इस तरह से मैं ये समझ सकती हूँ कि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये केवल जीएसटी पर नहीं है। आप अर्थशास्त्र नहीं, किसी भी विषय का यदि आपको टॉपिक लेना है, तो आप इस नियम को फ़ॉलो करते हुए आप अपने टॉपिक पर एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपको 60 मार्क्स जैसे प्राप्त होते हैं थ्योरी में, यदि आपको सीधे यहाँ यहाँ पर यदि आपको 20 नंबर प्राप्त हो जाते हैं, तो इस तरह से आपको कितने टोटल अंक प्राप्त हो गए? 80। तो आप सोचिए कि आपके परसेंट में कितना सुधार आ सकता है। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली कीजिए, बहुत समय भी नहीं बर्बाद करिए, परंतु इस तरह के टॉपिक का चयन करिए कि जिससे कि आपका कोर्स भी कवर हो जाए और आपके ये जो 20 अंक हैं, ये भी आपको प्राप्त हो जाएँ। धन्यवाद।